नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। अमेरिका में ट्रंप की जीत से बौखलाई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दिया विवादित बयान, कहा अमेरिका ने चुन लिया गलत इंसान। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 पर जमकर बवाल, फाड़ दिए गए पोस्टर, हाथापाई के बीच सदन में हुई मार्शलों की एंट्री। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही घटनाओं के बीच अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, एंटी टेरर को लेकर हुई चर्चा, अब आतंकी घटनाओं पर कसी जाएगी नकेल। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रदूषण पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, पराली जलाने पर दोगुना हुआ जुर्माना, केजरीवाल की हो गई जमकर फजीहत। चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, बोले धर्म अधर्म की चल रही है लड़ाई, अब अपने देश को ठीक करना है। सबसे पहली खबर में बात ट्रंप की जीत से बौखलाई कांग्रेस की। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने गलत व्यक्ति को चुन लिया है। अय्यर ने कहा कि मुझे बेहद दुख हो रहा है कि ट्रंप जैसे डाउटफुल कैरेक्टर यानी कि संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। उन्हें राष्ट्रपति नहीं चुना जाना चाहिए। देश ने ऐसे शख्स को चुना है जिसने कई महिलाओं के साथ संबंध बनाए और अपने पापों को छुपाने के लिए उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे चरित्र वाला व्यक्ति अपने देश या दुनिया के लिए अच्छा है। आखिर ट्रंप की जीत से क्यों बौखलाई है कांग्रेस पार्टी? देखिए, ट्रंप पहली बार तो राष्ट्रपति बने नहीं अमेरिका के, ये दूसरी बार बन रहे हैं। 4 साल का गैप रहा, लेकिन ये 4 सालों में क्या बदला जो कांग्रेस को लग रहा है कि वही बदलाव होना चाहिए? इन 4 सालों के बीच राहुल गांधी एंटी इंडिया एजेंडा परोसते रहे जाकर अमेरिका में। सोरोस का पूरा गैंग राहुल गांधी कांग्रेस को फंडिंग करता रहा, सीधे तौर पर पीएम मोदी का विरोध करता रहा और उसी के साथ इन लोगों ने भारत विरोधी लॉबी को अमेरिका में ऐसे एक्टिव किया कि एक भारत में घोषित आतंकी पन्नू वहां पर घूम रहा है और उसके खिलाफ आरोप क्या लगाया जा रहा है कि उसकी टारगेट किलिंग में भारत की भूमिका है। ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। ट्रंप राष्ट्रपति बने या बाइडेन बने या फिर कमला हैरिस बने, कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का होगा, उसका इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं बदलेगा। भारत के साथ संबंध यानी आर्थिक संबंध जो है वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, बाइडेन के साथ भी वैसे ही रहा। लेकिन एक लॉबिंग होती है, एक तरीके होते हैं, व्यवहार होता है और वो किसी देश के लिए उस देश के अंदर चल रहे विघटनकारी ताकतों के खिलाफ कहां से समर्थन मिल रहा है, कहां उसका विरोध हो रहा है और कहां उस पर एक्शन लिया जा रहा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि ट्रंप के आते ही ये डर गए हैं। इनको लगने लगा कि हमारी जो अमेरिका में लॉबी है, ये सैम पेत्रोदा जैसे लोग वहां रहकर जिन लोगों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते हैं, यूएन में करते हैं, वो नहीं हो पाएगा और इन लोगों की फंडिंग रुक जाएगी, इन लोगों का तरीका बदल जाएगा। अब आगे जब 2029 में चुनाव होगा भारत में भी, तो उस समय ये लोग क्या ऐसे ही नैरेटिव क्रिएट कर पाएंगे अमेरिका में जो पिछले 2024 के चुनाव में किया, जैसे इन लोगों ने पूरी तरीके से मोदी को बदनाम करने की कोशिश की। समस्या कांग्रेस की यही है कि राहुल गैंग के ऊपर अब ट्रंप की टेढ़ी नजर है, जिससे परेशान ये हो गए हैं। जी, वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज शीतकालीन सत्र के दौरान अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। लांगेट के विधायक शेख खुर्शीद के हाथों में 370 की बहाली का पोस्टर देकर भाजपा विधायक भड़क गए, जिसके बाद सदन में तीखी नोकझोंक और हाथापाई की स्थिति बन गई, जिसके बाद सदन के अंदर मार्शलों की एंट्री लेनी पड़ी। फिर मार्शल ने कुछ विधायकों को सदन से बाहर निकाला। वहीं हंगामे को देखते हुए कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। वहीं घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा विधायक निर्मल सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर पाकिस्तान का हौसला बढ़ाने का आरोप लगाया। हाथापाई तक की नौबत आ गई। क्यों हाथापाई? 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक घायल हो गए, खून खराबा इन लोगों ने कर दिया। और क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 को फिर से वहां पर लागू करना है।
ये कौन सा तरीका है? ये चुनाव हुआ, सरकार बनी, आप जम्मू कश्मीर के विकास की बात करोगे, जो आपके अधिकार में नहीं है उस पर विधानसभा के अंदर ऐसे हंगामे। आपने स्टेटहुड की बात की और उसकी बात मोदी भी कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं। सरकार ने बोला कि स्टेटहुड तो मिल जाएगा जम्मू कश्मीर का, अनुकूल परिस्थितियां आने दीजिए, लेकिन आप उससे भी आगे बढ़ रहे हो, डिमांड कर रहे हो फिर से विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिले। ये जो लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई है, ये क्या अब्दुल्ला की सरकार में होगा? क्या अब्दुल्ला और महबूबा जब इनके पूरे परिवार के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री वहां हुए तो कश्मीर की स्थिति अच्छी थी? ये एक कॉन्स्पिरेटर है और गुपकार गैंग के सारे लोग, चाहे कांग्रेस हो, सीपीएम हो, पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सारे लोगों ने ये सोच लिया है पाकिस्तान को हम एक टूल देंगे, हथियार देंगे जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करेगा। और इसलिए इन लोगों का इलाज शुरू हो चुका है। अब ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में लोकतंत्र की तरह संविधान की शपथ लेकर काम करो, अगर नहीं करोगे तो इसका अंजाम वही होगा जो 2019 में तुम्हारी सरकार को बर्खास्त करने के बाद इस स्थिति तक जम्मू कश्मीर पहुंची है। जी, इस खबर में बात अमित शाह की। जम्मू कश्मीर में बढ़ती घटनाओं को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज से एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है। यह एनआईए की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन होगा, जिसमें आतंकियों पर नकेल कसी जाएगी। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद विरोधी मुद्दों से निपटने वाली केंद्रीय एजेंसियां और विभागों के अधिकारी और कानून, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी जैसे संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। वहीं अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अपनी शून्य सहनशीलता की नीति के साथ आतंक मुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। बड़े एक्शन में दिख रहे हैं गृह मंत्री। बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। ये कमान लेनी पड़ी, अमित शाह को ये देखना पड़ा कि ये 15 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में अचानक से स्थितियां बदल गई, अचानक से टारगेट किलिंग होने लगी, अचानक से ये टेररिस्ट उभर कर आने लगे। किसका सपोर्ट मिल रहा है? केवल उन टेररिस्टों के ऊपर कार्रवाई की जाए या फिर उन टेररिस्टों के सिंपैथाइजर के ऊपर कार्रवाई की जाए जो ये पॉलिटिशियन बने हुए हैं, जो विधानसभा में बैठा हुआ है, जो सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसके पार्टी के नेता गांव-गांव में घूमकर टेररिज्म पैदा करते हैं, टेररिस्ट पैदा करते हैं, जिहादी मानसिकता के लोग पैदा करते हैं, उसके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं और एक सेफ हाउस देते हैं। इन लोगों को सुरक्षित रखने का आधार देते हैं कि जैसे ही पुलिस हमारे कंट्रोल में आ जाएगा उसके बाद तो तुम्हें कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। इसलिए अमित शाह को कमान संभालनी पड़ी। एक तरफ इन सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दे रही हैं और दूसरे तरफ इन एलजी के साथ मीटिंग हो रही है। एलजी ने पिछले दिनों 2-3 कार्रवाई की थी। पहले तो अब्दुल्ला के दोहरे चरित्र को उभारा, बताया कि देखो कैसे अब्दुल्ला दोहरा चरित्र दिखाता है, संविधान की शपथ लेता है और दूसरी जगह क्या करता है, यूनियन टेरिटरी डे जो मनाया जा रहा था उसका बहिष्कार करता है। दूसरी तरफ यह विधानसभा में हंगामा करता है और फिर यही लोग जो कहते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के इशारे पर ये हमले हो रहे हैं सरकार को अस्थिर करने के लिए, इसलिए बुलडोजर एक्शन की बात की गई कि अब उनके घरों को भी तोड़ा जाएगा जो इनको पनाह देते हैं। मतलब एक बार दो तरफा अटैक अब इसके ऊपर किया जा रहा है। अब अब्दुल्ला की सरकार और कश्मीर के आतंकवाद की रीढ़ तोड़ दी जाएगी। जी, और अब बात केंद्र के बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, 2 से 5 एकड़ तक 10,000 रुपए का और 5 एकड़ से अधिक जमीन वालों पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होगी। वही इस खबर ने केजरीवाल की जमकर फजीहत करवा दी है। केजरीवाल की कैसे फजीहत हो रही है? देखिए, केजरीवाल की सरकार ही है। पंजाब में किसकी सरकार है? दिल्ली में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें पंजाब की सबसे बड़ी भूमिका है। हरियाणा में भी पराली जलाए गए, 568 से ज्यादा मुकदमे दायर किए गए और सैनी की सरकार ने सख्त रुख अपनाया। केजरीवाल जो कि पंजाब में पहले यह आरोप लगाता था दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है, हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, अब पंजाब में तो तुम्हारी सरकार है। तुमने कौन सा ऐसा काम कर लिया? केंद्र सरकार ने तो फैसला सुना दिया,
दुगना जुर्माना कर दिया, इंप्लीमेंट करना तो वहां की पुलिस की, वहां लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन क्रिएट करना तुम्हारा काम है। ये केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं भेजे जा सकते। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। ये जो पटाखों पर बैन की अपील करता है, दिवाली को एक बड़ा मुद्दा बनाता है, उसको ये बताना पड़ेगा कि आपने अपने स्टेट में क्या क्या किया। आपने पहले दिल्ली में क्या किया, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम जो होते हैं, धूल से जितने प्रदूषण होते हैं, उसके लिए आपने क्या किया। आप तो ऐसे ही मौसम में घूम घूम कर कह रहे थे कि अभी 6 महीना 8 महीना से कोई काम नहीं हुआ है, इस काम को तेजी से करेंगे, दिवाली तक पूरा कर लेंगे, तो कंस्ट्रक्शन के जितने काम होंगे उसमें धूल और उड़ेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जो ऑड इवेंट फार्मूला लेकर आया था, आज सारे फार्मूले ध्वस्त हो गए और न पंजाब पर कंट्रोल कर रहा, न दिल्ली पर कंट्रोल कर रहा। तो ऐसे में फजीहत तो केजरीवाल की होनी है कि केंद्र सरकार तो अपने तरह से जितना हो सकता है कर रही है, तुम नहीं कर रहे हो। इसका मतलब कि तुम चाहते नहीं हो करना, और इसलिए दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाएगी। जी, आखिरी खबर में बात मोहन भागवत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने चित्रकूट में कहा कि धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है, अब अपने देश को ठीक करना है। उन्होंने कहा कि एक तरफ स्वार्थ का दैत्य उभरते भारत को दबाने यानी सत्य को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि सत्य कभी दबता नहीं है। सत्य सिर पे चढ़कर बोलता है और वही हो भी रहा है। आगे कहा कि हमारी हस्ती इसलिए भी नहीं मिटती क्योंकि उस हस्ती को हमारी ऋषि संतों की परंपरा, ईश्वर निष्ठों की मंडली का आशीर्वाद प्राप्त है। भागवत ने कहा कि सनातन धर्म दुनिया को प्रदान करना हिंदू समाज और भारत का कर्तव्य है। अपने बयान के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, डॉक्टर भागवत ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब हम स्पष्ट हैं और इसमें कोई धूमिल स्वभाव नहीं है और न ही हमारे विचारों में कोई धुंधलापन है। अब सीधे तौर पर है कि ये जो राक्षसी तत्व हिंदुस्तान के अंदर पनपा है, ये राक्षसी तत्व कौन है? पहले भी राक्षस हुआ करते थे, वो सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, वो धर्म के आधार पर उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन फिर भी करते क्या थे? विघ्न पहुंचाते थे ताकि सनातन परंपराएं ध्वस्त हो जाए। आज ये क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा खतरा तो ये सो कॉल्ड सेकुलर जमात से है, जो हिंदू है लेकिन हिंदुओं के खिलाफ बात करता है, मुसलमानों के समर्थन में बात करता है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के साथ खड़ा है। तो मोहन भागवत ने कह दिया अब भारतीय जनता पार्टी और संघ ये दोनों एक लाइन पर ही चल रही है और दोनों का एजेंडा यही है कि हिंदुस्तान को सनातन संस्कृति के संस्कारों के साथ चलाना पड़ेगा, जिहादियों की मानसिकता से नहीं चलेगी, और जो इसका विरोध करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो या फिर अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो या फिर संस्कृति के विध्वंसक तत्व हो। इन सारे लोगों के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और पूरी दुनिया में ये जो प्रसार की बात हो रही है, इस्लाम जैसे प्रसार किया अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में, अब सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भी संघ और भारतीय जनता पार्टी को एक मंच पर आना पड़ेगा और इसे बढ़ाना पड़ेगा। यही संकेत डॉक्टर मोहन भागवत दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।